तो कल हमने देखा था टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, एक बार हम इन्हें देख लें। तो कल हमने देखा था कि एक छोटे से छेद से जब लाइट एंटर करता है तो लाइट स्कैटर करके एक कोनिकल बीम बनाता है। इस प्रकार का कोनिकल बीम कभी कभी हमें जंगलों में भी दिखती है, जहां पे सनलाइट जो है पेड़ों के छोटे छोटे गैप से पास करके आती है ना। जंगलों में जो छोटे छोटे गैप से पास करके आती है, इस प्रकार का कोनिकल बीम दिखता है, देखो तो, है ना। इसे कहते हैं सूरज की किरणों की छींटें। इस प्रकार का कोनिकल बीम बनाता है, कोनिकल बीम। इस कोनिकल बीम को हम कह रहे थे टिंडल कोन, और इस इफेक्ट को हम कह रहे थे टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन देखेंगे आज हम। टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन को हम सोल भी कहते हैं, मतलब सॉल्यूशन तो नहीं बट जस्ट सोल कहते हैं। सोल इज अ कंप्लीट वर्ड, ओके, SOL। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपका माइक ऑफ है। अभी ठीक हो? अभी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि सोल को कोलोइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं, यानी कि कोलोइडल सोल का दूसरा नाम सोल भी है। तो जिस प्रकार से सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट मतलब जैसे वाटर हो गया, सॉल्यूट मतलब जैसे शुगर हो गया। उस प्रकार से कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए हम सॉल्वेंट के जगह हम कहते हैं डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, और जो सॉल्यूट होता है, जो सॉल्यूट के जगह हम लिखते हैं, इंस्टेड ऑफ सॉल्यूट वी राइट डिस्पर्स्ड फेज। और सॉल्वेंट के जगह हम लिखते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम। तो अलग अलग डिस्पर्सिंग मीडियम में और अलग अलग डिस्पर्सिंग फेज में अलग अलग तरह के सोल होते हैं। ठीक है, कौन कौन तरह के सोल हो सकते हैं वो देखेंगे हम। अगर लिक्विड की क्वांटिटी कम हो,
अगर लिक्विड की क्वांटिटी कम हो और गैस ज्यादा हो, जैसे कि बादल, उसे हम कहेंगे एरोसोल। उसी प्रकार से अगर सॉलिड की क्वांटिटी कम हो और गैस की क्वांटिटी ज्यादा हो, तो उसे हम कहेंगे एरोसोल। जैसे फॉग, मिस्ट। उसी प्रकार से अगर गैस गैस के अंदर हो तो हम उसको एयर कहते हैं। अगर गैस गैस में डिसॉल्व हो तो उसे हम सिंपली एयर कहेंगे। उसी प्रकार से अगर लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व हो तो इसे हम कहते हैं इमल्शन। अगर सॉलिड लिक्विड में रहे तो हम कहते हैं सोल। अगर लिक्विड सॉलिड में रहे, लिक्विड कम हो और सॉलिड ज्यादा हो, लिक्विड इन लिक्विड हो गया, अब गैस इन लिक्विड करेंगे। अगर गैस इन लिक्विड हो तो इसको हम कहेंगे फोम। जैसे साबुन के बुलबुले में होता है। तो सॉलिड लिक्विड गैस, अगर गैस में हो गैस में हो गैस में हो गया। सॉलिड लिक्विड गैस अगर लिक्विड में हो लिक्विड में हो लिक्विड में हो गया। अब तीन प्रकार के और बचेंगे, कौन कौन से? अगर लिक्विड सॉलिड के अंदर हो उसको हम जेल कहेंगे। जैसे हमारा टूथपेस्ट हो गया, कॉस्मेटिक क्रीम हो गए, जो आटा बनाने की जो ये हम डो बनाते हैं, आटा को पानी में सानते हैं, ठीक है, तो आटा ज्यादा होता है पानी कम होता है, उसे हम जेल कहते हैं। ठीक है। अगर लिक्विड लिक्विड में हो तो इमल्शन, हमें पता है। अगर सॉलिड सॉलिड में हो तो इसे हम कहते हैं सॉलिड सोल। जैसे मिनरल, जैसे जेम स्टोन, जो हम चमकीले पत्थर पहनते हैं अंगूठियों में, ठीक है, जेम स्टोन, उसमें कई तरह के सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है। और क्या हो सकता है? अगर गैस सॉलिड के अंदर हो तो भी हम फ्यूम कहेंगे। पेपर देना है, टीचर्स इधर मिलेंगे वहां देना है, इस तरफ कोई बात नहीं, मैंने दी। ठीक है। अगर गैस सॉलिड के अंदर हो तो भी हम इसको फोम कहेंगे। अब इसको हम याद करने की कोशिश करते हैं, कैसे याद करें? देखो एग्जाम्पल, एक तरफ लिखेंगे डिस्पर्स्ड फेज, एक तरफ लिखेंगे डिस्पर्सिंग मीडियम। एक तरफ हम लिखेंगे
नेम ऑफ द टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन और इनके एग्जांपल्स। अब याद कर करके लिखते हैं, बहुत इजी तरीका है। यहाँ पे हम सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस लिख देंगे, फिर लिख देंगे सॉलिड लिक्विड गैस, दोबारा लिख देंगे। फिर एक बार और लिखेंगे। अब हर एक स्टेट ऑफ मैटर को 3-3 बार लिखेंगे। सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। यहाँ पे सॉलिड 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 हो गया। अब हम लिखेंगे लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। अब क्या लिखेंगे? गैस गैस गैस। अब भरते हैं सॉलिड इन सॉलिड को क्या लिखेंगे हम? सॉलिड सोल। एग्जाम्पल मिनरल रॉक्स, या जेम स्टोन्स। लिक्विड इन सॉलिड क्या होगा? जेल। जेल मतलब जैसे डो, जैम, जेली एक्सेट्रा। देन गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड को हम लिख सकते हैं फोम, है ना। जो हमारे सोफा में जो सीट होता है वो क्या होता है? उसके अंदर गैस भरा हुआ रहता है। किसके अंदर? स्पॉन्ज के अंदर। ठीक है, इसको हम स्पॉन्ज ही बोल सकते हैं, स्पॉन्ज। ठीक है, एग्जाम्पल स्पॉन्जेस, कॉटन। सॉलिड इन लिक्विड को सिर्फ सोल कहेंगे। सॉलिड इन लिक्विड को सिर्फ सिर्फ सोल कहेंगे। सॉलिड इन लिक्विड को सिर्फ हम क्या कहेंगे? सोल। एग्जाम्पल स्टार्च इन वाटर। लिक्विड इन लिक्विड को हम कहते हैं इमल्शन, जैसे मिल्क। गैस इन लिक्विड को कहते हैं हम फोम, लाइक सोप बबल्स। सॉलिड इन गैस को हम कहते हैं एरोसोल।
लिक्विड इन गैस को भी हम कहते हैं एरोसोल। और गैस इन गैस तो हमें पता ही है कि कुछ नहीं है, एयर है। सॉलिड इन गैस का एग्जांपल डस्ट पार्टिकल, स्मोक। लिक्विड इन गैस का मिस्ट, फॉग। ये तो एयर सबको पता है। सो ये समझ में आ गया? इज इट क्लियर? एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड? याद हो गया सबको टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन? अगर ये एकदम अच्छे से याद हो गया तो बोलो यस, अंडरस्टूड एवरीथिंग। बोलो बोलो। Yes, I understood everything. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। गुड। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चले। अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। अभी तक हमने टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स देख लिए थे और टाइप्स ऑफ मिक्सचर के भी सब टाइप्स देख लिए। अब हमें देखना है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, कैसे हम इनको सेपरेट करेंगे। ठीक है, सेपरेट करने की क्या मेथड है? तो सबसे पहला एग्जांपल है एक कि मान लो कि ब्लू और ब्लैक इंक मिला के दे दिया गया है। ठीक है, टॉपिक इज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ टू इंक्स। दो इंक मिला के दे दिए गए हैं, एक रेड और दूसरा ब्लू। इनको अलग करना है। इनको अलग करने के लिए एक मेथड हम लगाते हैं, इस मेथड का नाम है क्रोमैटोग्राफी। ध्यान से देखना इस मेथड को। इसमें क्या करते हैं, हम एक फिल्टर पेपर लेते हैं अराउंड 5 सेंटीमीटर का। और नीचे से 2 सेंटीमीटर पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक लाइन यूं ड्रॉ करते हैं और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं जो इसको बीचों बीच डिवाइड कर दे। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है ना, यहाँ पे हम डॉट लगाते हैं कलर का। जो ये मिक्सचर ऑफ कलर है उसका एक डॉट लगा देंगे यहाँ पे।
अब क्या करते हैं, अब हम एक बीकर लेते हैं। इसके अंदर 50% सोल्यूशन डालते हैं अल्कोहल का। फिफ्टी परसेंट इथेनॉल एंड 50% वाटर। ऐसा करने पे क्या होता है कि जब हम इसको, इस पेपर को इस सॉल्यूशन में हम डीप कर देते हैं, तो ये जो लिक्विड है ये राइज करना शुरू करता है। ये लिक्विड जो है ये यहां से राइज करना शुरू करता है। मान लेते हैं कि जो सॉल्वेंट है वो यहां तक गया, और जो इसमें रेड कलर था वो कहां तक गया, यहां तक रेड कलर गया। और फिर इसके आगे रेड नहीं गया, इसके आगे फिर गया ब्लू कलर। इसका आगे गया ब्लू कलर। तो तीन लेयर मिले हमें। एक तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। दूसरा मिला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लू कलर। एंड तीसरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रेड कलर। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस को यूज करके हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं कि सॉल्वेंट के मुकाबले जो दो अलग अलग कलर है वो कितना ऊपर तक जा रहा है। इससे हम पता कर सकते हैं कौन कौन से डिफरेंट कलर इसमें मिक्स्ड हैं। ठीक है, अब इस मेथड को हम लाइव जब तक नहीं देखेंगे तब तक और क्लियर नहीं होगा, तो एक बार हमें लाइव भी देखना चाहिए। ठीक है, लेट मी प्ले इट वंस। Paper chromatography. Chromatography is a technique used to separate molecules on the basis of differences in size, shape, mass, charge, solubility, and absorption properties. In paper chromatography, the mixture is spotted on the paper, dried, and the solvent is allowed to flow along the sheet by capillary attraction. As the solvent slowly moves through the paper, the different compounds of the mixture separate into different colored spots. The paper is dried and the position of the different compounds is visualized. Different
plant segments can be separated by using the technique of paper chromatography. Materials required: fresh spinach leaves, filter paper strips, chromatography chamber, mortar and pestle, ether acetone solvent, measuring cylinder containing 5 ml acetone, capillary tube, thread, stapler, scissors, spatula, watch glass, scale and a pencil. Procedure: take a few freshly plucked green spinach leaves. Using scissors, cut the spinach leaves into small pieces and let them fall into the mortar. Take a measuring cylinder that contains 5 ml of acetone and pour it into the mortar. Grind the spinach leaves using the mortar and pestle. Place the extract into a watch glass using a spatula. Take a strip of filter paper having a narrow notch at one end of the strip. Take a pencil and a scale and draw a horizontal line with the pencil about 2 to 3 centimeters away from the tip of the notch. Put a drop of the pigment extract in the middle of the line with the help of a capillary tube. Allow the drop to dry and repeat till 4 or 5 drops are placed on the paper. Take the chromatographic chamber and pour ether acetone solvent into it. Fold one end of the filter paper strip and staple it. Using a thread, filter paper strip into the chromatographic chamber. The loading spot should remain about 1 centimeter above the solvent level. Leave the chromatographic chamber undisturbed for some time. We can observe as the solvent moves through the paper, it spreads the different pigments of the mixture in various distances. When the solvent rises above 3/4 of the way up the strip, remove the strip carefully and let it dry. Observations: the dried chromatographic paper strip shows 4 distinct pigment bands. Different pigments can be identified by their colors. Calculations: RF value of each pigment spot can be calculated by the equation RF is equal to distance traveled by the compound divided by distance traveled by the solvent. Measure the distance of each pigment band from the loading spot and also the distance traveled by the solvent. Calculate the RF value using the equation and record the values into a table. Result: the topmost orange-yellow band of pigments in the separation corresponds to carotene. The yellowish band appearing below it indicates the xanthophylls. The third from the above dark green band represents chlorophyll A. The lowermost yellowish green band is that of chlorophyll B. Precautions: spinach leaves should be fresh and green. The loading spot should be 2 to 3 centimeters away from the tip of the notch. While hanging the strips in the chromatography chamber, the loading spot should remain about 1 centimeter above the solvent level. थोड़ा और क्लियर हो गया कैसे करते हैं क्रोमेटोग्राफी? तो सिर्फ पौधे के पत्ते के रंग को अलग करने के लिए नहीं, सिग्नेचर को एनालिसिस करने के लिए भी हम कर सकते हैं। सिग्नेचर को एनालिसिस कर सकते हैं और ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, तो इसमें करेक्ट लीडर बोर्ड के और हम प्रोसीड करते हैं।
यहाँ पे आपको लीडर बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि अलग अलग सब्सटेंस के जो अलग अलग कलर होते हैं उसको हम अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी ने अगर सिग्नेचर किया है, सिग्नेचर के ऊपर दूसरे पेन से सिग्नेचर कर दिया है, तो उसका हम अलग अलग लेयर निकाल सकते हैं। किसी फूल में कितने कलर्स मिलके एक कलर बन रहा है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो ग्रीन दिख रहा है वो ग्रीन ही हो सकता है कि उसमें येलो और ब्लू मिला हुआ हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कलर के मिक्सचर्स हैं उसको हम क्रोमेटोग्राफी से अलग कर सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, आप एक बार क्रोमेटोग्राफी के ऊपर एक नोट्स बनाइए। ठीक है, कि क्वेश्चन दे देता हूं मैं यहाँ पे, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। with the help of suitable diagram, with the help of suitable diagram, explain the process of chromatography. To separate red and blue color, blue ink mixed together. रेड और ब्लू इंक को मिक्स कर दिया गया है। किस प्रकार से इसको अलग करेंगे आप, एक बार अपने लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप लिखिए, डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम बनाने के बाद स्टेप्स लिखिएगा। ठीक है, स्टेप्स ये खुद से करने की कोशिश करिए, एंड आफ्टर दैट वी विल आल्सो डू इट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।